अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज तक जो भी हमने पढ़ा वो हमारा क्लासिकल व्यूज़ थे, ठीक है। तो अब उसका हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इसको केन्स ने किया था, ठीक है। 1930s का ग्रेट डिप्रेशन जब इकोनॉमी में आया था, होल इकोनॉमी जो है वो फॉल कर गई थी। आपके प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर गए थे, आउटपुट फॉल कर गया था, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ हुई थी। ओवरऑल नेशनल इनकम जो है पूरी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में जो है वो डिक्रीज़ कर गई थी। तो तब आपकी क्लासिकल थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही थी, क्लासिकल के व्यूज़ तब अप्लाई नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसमें फिर जो केन्स ने है, जेएम केन्स, उसने अपने व्यूज़ दिए थे, ठीक है। उसने अपनी बुक दी थी जनरल थ्योरी, जिसके थ्रू उसने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, ठीक है। सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। हमने जेबी सेज लॉ पढ़ा जिसके अकॉर्डिंग था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। लेकिन जो केन्स है वो कहता है कि समटाइम्स जो है आपका ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो। समटाइम्स आपका एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो सकता है और समटाइम्स एग्रीगेट डिमांड कम हो सकता है, क्योंकि जब आपका समटाइम्स आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, कुछ पार्ट उसका सेव भी कर रहे हो, ठीक है। और जो सेव कर रहे हो उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आपके एग्रीगेट तब सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह आपकी एग्रीगेट डिमांड भी कम हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स के हमेशा जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड के इक्वल नहीं रहती। उसके अकॉर्डिंग जब 1930s में डिप्रेशन आया था, ठीक है, तो फ्लडेड ऑफ गुड्स था, ठीक है, जो कि सोल्ड आउट नहीं हुआ था सारा का सारा, क्योंकि लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उस चीज़ को परचेज़ कर सकें, ठीक है। यानी कि आपकी जो है इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ गई थी और डिमांड जो है वो कम हो गई थी, तो तब आपके क्लासिकल व्यूज़ जो है वो अप्लाई नहीं हो सकते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उस पे उसके रिटर्न में जो है वेजेस और इंटरेस्ट और रेंट और प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो सारा का सारा ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज़ हुआ जाए, ठीक है। तो इस वजह से लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ सकती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। ऊपर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट का जो है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है एग्रीगेट डिमांड से, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ सकती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। वो उससे क्या होगा कि आपके प्राइसेस जो हैं और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएंगे, जिससे इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन, ठीक है। और इन्फ्लेशन से क्या होगी, ओवर एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, ना आप अनएम्प्लॉयड होते हो ना ही ओवर एम्प्लॉय होते हो, तो जिससे आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो है वो आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहते हो। तो केन्स के अकॉर्डिंग ये है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो आपके प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ेगी और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली वो बात करता है कि हमेशा जो है आपकी सेविंग जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होती, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है सेविंग क्लासिकल के अकॉर्डिंग था कि सेविंग जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट के फ्लेक्सिबल होने से चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब कि एक लेवल पे आ जाती है, आपका जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्स के आपकी सेविंग जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके इंटरेस्ट रेट पे नहीं डिपेंड कर रही होती है, बल्कि आपकी इनकम पे भी डिपेंड कर रही होती है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो आपकी सेविंग को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है सेविंग आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये वही बात आ गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खाली आपकी जो है वो नहीं डिपेंड कर रही होती सेविंग और इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल व्यू क्या था कि आपकी सेविंग जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, ये क्लासिकल की अजम्पशन थी। लेकिन केन्स ने कहा कि समटाइम्स जो सेवर होते हैं वो एक अलहदा पार्ट होता है इकोनॉमी का, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक अलहदा तरह का उनकी सोच होती है, उनका इंसेंटिव, उनकी थिंकिंग जो है वो अलहदा होती हैं, ठीक है। तो
ये एक कॉम्प्लिकेटेड जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो सेवर है वो मे बी सेविंग ही करे और वो इस पर्सपेक्टिव से सेव करे कि वो फर्दर जो है वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो कहता है कि मे बी ओवर प्रोडक्शन हो, ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा, लॉसेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, आपकी जो डिमांड है वो कम होगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपकी जब सेविंग बढ़ेंगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ऑपोजिट रहेगा, वो कहता है, केन्स कहता है कि कभी भी आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो लेवल पे नहीं रहता, कभी ओवर एम्प्लॉयड होते हैं और कभी अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद है होर्डेड मनी। होर्डेड मनी जो है केन्स ने एक कंसेप्ट दिया था, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी होती है, न्यूट्रल मनी होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी केन्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट जो है वो स्पेकुलेट करते हैं पीपल, ठीक है। वो स्पेकुलेटिव इस तरह के विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, बॉन्ड्स की सूरत में आप कह सकते हो स्पेकुलेट करना, ठीक है। वो इस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो उसकी स्पेकुलेशन जो होते हैं ना, होल्ड करना मनी को, वो उस पर डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो इसने ये कंसेप्ट दिया था, वो ये कहता है कि मनी जो है वो न्यूट्रल नहीं होता, हमेशा सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि कुछ लोग जो है वो उस मनी को होल्ड भी करते हैं, ठीक है, सेव भी करते हैं। अब कैम्ब्रिज वेगन ऑफ क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, आपने क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी, ठीक है, जिसमें आपने फिशर्स की क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी दी थी, ठीक है। उसके अलावा कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने क्वांटिटेटिव थ्योरी मनी दी जो ये थी, और उसमें हमने देखा था हमारे पास आउटपुट और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो के है वो आपका इन्वर्स है वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ मनी के, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। और हमने देखा था जो मनी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी थी पढ़ी थी, उसमें देखा था हमने आउटपुट और वेलोसिटी जो है वो उन्होंने कहा था कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो मनी है वो डायरेक्टली आपकी जो है वो प्राइसेस को अफेक्ट कर रही है, डबल विल बी द मनी सप्लाई डबल विल बी द प्राइस लेवल। लेकिन जो केन्स है वो कहता है कि इस तरह नहीं होता, जो आपका प्राइसेस और मनी सप्लाई का रिलेशनशिप है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है रेदर देन डायरेक्ट, ठीक है। तो इस वो कहता है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी है या डिमांड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी है या आपकी जो आउटपुट है वो चेंजेबल रहता है, ठीक है, इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके मनी सप्लाई की वजह से जो है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। मनी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग स्पेकुलेट कम करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनको इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मनी सप्लाई जब कम होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इस सब प्रोसीजर की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करेगी, आपके वेजेस इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस में आपकी मॉनेटरी थ्योरी और थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है वो केन्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। और वो ये कहता है कि आपका जो आउटपुट है और डिमांड फॉर जो है वेलोसिटी ऑफ मनी है वो चेंजेबल रहती है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ मनी इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। वही बात कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिर्फ ट्रांजैक्टिव पर्पसेस के लिए आप यूज़ करते हो, वो सर्कुलेट करती रहती है और न्यूट्रल होती है। लेकिन केन्स ने जब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेम नहीं रहती, ठीक है। क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो है डिमांड फॉर मनी आपकी ये थी दिस, ठीक है। और आपके केन्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी का भी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का भी फैक्टर आ जाएगा। ये जो है आपकी सिर्फ ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी होती है। ट्रांजैक्शन डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपका डे टू डे यानी कि मनी सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन स्पेकुलेटिव जो आप होल्ड कर लेते हो मनी, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आपका पिगो जो था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उसने कहा था कि वीएमपी जब आपके
इक्वल आ जाए वेजिस के, तो वहाँ पे आपको कहती हो कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। लेबर की वेजिस को आप जब कट कर देते हो, ठीक है, लेबर की मॉनेटरी वेजेस को कट आउट कर देते हो, तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। प्राइसेस के कम होने से जो है आपकी वेजेस ओवरऑल डिक्रीज़ कर जाती हैं, ठीक है, रियल वेजेस। और रियल वेजेस जब डिक्रीज़ करती हैं तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और जो है प्रोड्यूसर उनकी वो उनको एम्प्लॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो पहले लेबर आपकी कम हुई थी वो फिर से एम्प्लॉयड हो जाती है, और उससे आपकी सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डिमांड फॉर लेबर के इक्वल आ जाती है, यानी कि जब VMP आपकी वेजेस के इक्वल आ जाता है। लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी रिजिड वेजेस होती हैं, ठीक है, समटाइम्स रिजिड होती हैं, फ्लेक्सिबल भी हो जाती हैं, ठीक है। तो केन्स ने अपने 4 पॉइंट्स दिए थे, उसके अकॉर्डिंग उसने जो क्लासिकल व्यू था उसका डिमांड फॉर लेबर कर्व को तो एक्सेप्ट किया था, ठीक है, लेकिन उसने उसकी सप्लाई ऑफ लेबर कर्व को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरी साइड पे वो पीगो के जो व्यू था कि मॉनेटरी वेजेस को कट करने से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल टेन हो सकता है, उसने इसको रिजेक्ट किया था। लेकिन वो ये व्यू उसने एक्सेप्ट किया था कि पीगो ने ये व्यू उसका ये क्या कि केस ने उसका पीगो का व्यू ये एक्सेप्ट किया था कि जो दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट आती है वो आपकी रियल वेजेस को अप एंड डाउन करने से ही आती है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसका मतलब है कि जो हमने सब्शन देखी थी कि परफेक्ट कंपटीशन होता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता रियल लाइफ में। सम टाइम्स जो आपकी मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक बेस्ड होती है, ठीक है, कार्टल्स बेस्ड होती है, ओलिगोपोलीज होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कभी भी नहीं आता, मार्केट में अप एंड डाउन जो चलते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह लेबर मार्केट में भी अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कभी भी नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है, ठीक है। उसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। वही बात कि जो आपका एक मैकेनिज्म चलता रहता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी पैसिमिज्म होता है और कभी ऑप्टिमिज्म होता है, कभी शॉर्टेजेस होती है, अबंडेंस होती है। आप आगे जाके एक ट्रेड साइकिल पढ़ोगे जिसमें अप्स एंड डाउन्स में रिसेशन एंड जो है एक 4 टाइप ऑफ पीरियड्स आएंगे, ठीक है, आप अप्स एंड डाउन्स आएंगी। तो उसमें आप देखोगे कि आप कभी भी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आप अचीव कर भी लो तो फिर से आप डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाते हो या अपवर्ड जाना शुरू हो जाते हो, या तो आप अबव फुल एम्प्लॉयमेंट जाते हो या फिर अनएम्प्लॉयड रहते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स के आप कभी भी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं रहते, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म था। कल इंशाल्लाह हम इसकी डायकॉटमी करेंगे, उसके बाद हमारा ये फर्स्ट कंटेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता देना। उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को आप लोग मुझे टेस्ट दोगे, और ये ना समझना कि मैं नोट डाउन नहीं करूँगी, मैं सबका नोट डाउन करूँगी कि कौन मुझे टेस्ट दे रहा है, और आपको चेक करके वापस भी मिलेगा। और वो टेस्ट जो बेस होगा उस पर ही मैं इस बार आपके जो है वो सेशनल देखूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।